बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, कल हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ लाइट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे हाइगन्स वेव फ्रंट के बारे में कि वेव फ्रंट क्या होते हैं या वेव फ्रंट्स किसको कहा जाता है। अब इसको समझने के लिए, इसको हम हाइगन्स प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज समझनी होगी उसको हम कहते हैं कि ये जो सबसे पहले चीज आपको समझनी होगी वो प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स जो है वो हमें समझना होगा यहाँ पे। देखें तो अब पहले सबसे हम डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी सोर्स ऑफ वेव क्या है। देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेव। देखिए, वेव के बारे में हमने पढ़ा था कि वेव एक किस्म की डिस्टरबेंस होती है जो किसी भी मीडियम के अंदर पैदा होती है और उस मीडियम के अंदर वो ट्रेवल करती है। तो किसी भी मीडियम के अंदर ट्रेवल करती हुई जो डिस्टरबेंस होती है उस डिस्टरबेंस को हम कहते हैं कि ये वेव होती है। अब वेव जब पैदा होती है तो वेव के अंदर दो चीजें होती है। वेव के अंदर एक जो होता है वो प्राइमरी सोर्स होता है और दूसरा जो होता है वो सेकेंडरी सोर्स होता है। सपोज करें कि मैं यहाँ पे जो है वो वाटर मॉलिक्यूल बनाता हूँ। सपोज करें ये हमारे पास इस तरह से मैं वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ। ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब इन वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर हम देखें तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर ये इस तरह से मैंने वाटर मॉलिक्यूल बनाए। अब इसके अंदर जब हम वेव पैदा करते हैं तो ये वेव इस तरह से पैदा होती है। सपोज करें आप फिंगर डिप करोगे, जहां पे फिंगर डिप करोगे वहां से वेव पैदा होना शुरू होगी। तो जिस पॉइंट पे आप फिंगर डिप करते हो वहां से वेव शुरू होती है। तो जो पार्टिकल वेव को शुरुआत करते हैं उन जो है वो पार्टिकल्स को हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स। जैसे अगर पानी आपके पास पड़ा है, पानी के अंदर आप फिंगर डिप करोगे तो जहां पे आप फिंगर डिप करोगे उस पॉइंट पे जो पार्टिकल्स होंगे वो अप एंड डाउन मूव करना शुरू करेंगे। उस पॉइंट को हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे है तो ये हमारे पास जो होगा ये प्राइमरी सोर्स होगा और ये प्राइमरी सोर्स इस तरह से क्रेस्ट और ट्रफ बनाना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये जो हो जाता है इसको आप कह लें कि ये प्राइमरी सोर्स है और ये प्राइमरी सोर्स इस तरह से क्रेस्ट और ट्रफ बनाना शुरू कर देगा और ये क्रेस्ट और ट्रफ इस तरह से फैलना शुरू कर देंगे। तो ये प्राइमरी सोर्स है, आप इसको कह लें कि ये प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। ये प्राइमरी सोर्स है और प्राइमरी सोर्स से जो क्रेस्ट या ट्रफ पैदा होते हैं उन क्रेस्ट या ट्रफ को कहा जाता है वेव फ्रंट। प्राइमरी सोर्स से जो क्रेस्ट और ट्रफ पैदा होते हैं उनको कहा जाता है वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट जहां पे बनता है ये इस तरह से फैलता है। अब ये वेव फ्रंट फैलते फैलते कहां पे पहुंच गया, ये वेव फ्रंट फैलते फैलते इन दूसरे पार्टिकल्स की तरफ पहुंच गया और ये दूसरे पार्टिकल भी वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। पहले एक सोर्स था, अब ये बाकी सोर्सेस बन गए। इनको हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेस। ये हो जाते हैं सेकेंडरी सोर्सेस। इनको हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेस कि जहां पे वेव पैदा हुई ये प्राइमरी सोर्स अकेला यहां से वेव पैदा होना शुरू हो गई। वो ये वेव कहां पे पहुंची, सराउंडिंग वाले पार्टिकल्स के पास, और सराउंडिंग वाले पार्टिकल्स ने भी वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। तो ये जो सराउंडिंग वाले पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे ये भी इस तरह से वेव्स पैदा करना शुरू कर देंगे और इन वेव्स को हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी वेव्स है। एक होता है प्राइमरी सोर्स और दूसरा कौन सा होता है, सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स वो जहां से वेव की शुरुआत हुई और सेकेंडरी सोर्स वो जो
प्राइमरी सोर्स की वेव जब सराउंडिंग में पहुंचती है तो सराउंडिंग से ये वेव जो इस तरह से फैलना शुरू कर देती है, तो ये जो सराउंडिंग वाली जो पार्टिकल्स जो वेव पैदा करते हैं उनको कहा जाता है वेवलेट्स। ठीक है, जो प्राइमरी सोर्स पैदा करता है क्रेस्ट और ट्रफ, उसको हम कहते हैं वेव फ्रंट, और जो सेकेंडरी सोर्स वेव फ्रंट पैदा करता है उसको हम कहेंगे वेवलेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल के शहर के अंदर आप कोई वाकया होते देते हो देखते हो, फॉर एग्जांपल के आप शहर से जा रहे हो और दो बंदे आपस में लड़े, तो आपने देखा कि वो लड़ रहे हैं, तो आप हो गए प्राइमरी सोर्स। आपने ये बात किसी और बंदे को बताई, उस बंदे ने वो बात किसी और बंदे को बताई, तो वो जो बंदा होगा वो सेकेंडरी सोर्स हो गया। आप हो गए प्राइमरी सोर्स जिसने जो आई विटनेस हो, जहां जो आपने वो चीज देखी और आपने किसी और को बताया, उसने और को बताया, इस तरह से ये एक्सपेंशन होती है। तो ये जो इस तरह से फैलाव होता है, ये जो करते जाते हैं, इनको हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेस। और सेकेंडरी सोर्सेस जो वेव फ्रंट पैदा करते हैं उसको हम कहते हैं वेवलेट्स। ठीक है, तो ये जो होते हैं आप इनको कहोगे कि ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेस। ये होते हैं हमारे पास सेकेंडरी सोर्स, और सेकेंडरी सोर्स जो पैदा करता है वो हमेशा पैदा करता है वेवलेट्स। सेकेंडरी सोर्स जो होता है वो वेवलेट्स पैदा करता है, और जो प्राइमरी सोर्स होता है वो क्या पैदा करता है, वेव फ्रंट पैदा करता है। तो ये हो गए हमारे पास कॉन्सेप्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ वेव। प्राइमरी सोर्स से निकलने वाले क्रेस्ट और ट्रफ जो होते हैं उनको आप कह सकते हैं कि ये वेव फ्रंट्स हैं, और ये प्राइमरी सोर्स के जो वेव फ्रंट होते हैं वो सराउंडिंग में पहुंचते हैं और सराउंडिंग वाले पार्टिकल भी वाइब्रेट करना शुरू कर दे। जैसे पानी का एग्जांपल हम कॉमनली लेते हैं कि आपने जहां पे फिंगर डिप की, तो आप फिंगर अपनी को कह ले प्राइमरी सोर्स जो वेव पैदा कर रहा है, उसमें से क्रेस्ट और ट्रफ पैदा होते हैं, और वो क्रेस्ट और ट्रफ जब सराउंडिंग में जाते हैं पानी के सरफेस पे, तो पानी के मालिक्यूल अप एंड डाउन हो जाते हैं। तो ये जो पानी के मालिक्यूल होंगे इसके बारे में आप कह लें कि ये सेकेंडरी सोर्सेस है जो आपकी वेव को फैला रहे हैं। तो वेव को फैलाने वाले जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं उनसे भी इसी तरह क्रेस्ट और ट्रफ पैदा होते हैं, उनको कहा जाता है वेवलेट्स। ठीक है, पहली बात ये बेटा, तो ये हो गया आपके पास वेव फ्रंट और वेवलेट्स। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि वेव फ्रंट किसको कहा जाता है। ठीक है, इमेजिनरी लाइन, imaginary line in wave propagation on which all particles are in phase। ठीक है, और दूसरे होते हैं वेवलेट्स। वेवलेट्स क्या होते हैं, वेवलेट्स का मकसद है कि वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस्ड बाय सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स से जो वेव फ्रंट्स पैदा होते हैं उनको कहा जाता है। और ये जो होते हैं कि किसी भी वेव के अंदर ऐसी लाइन जिस लाइन के ऊपर सब पार्टिकल्स का फेज सेम हो, ऐसी लाइन जिस लाइन के ऊपर सब पार्टिकल्स का फेज सेम हो, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं कि ये वेव फ्रंट है। ठीक है, और ये जो होते हैं ये वेवलेट्स होते हैं। सिंपली आप वेव फ्रंट और वेवलेट को ऐसे कह सकते हैं कि प्राइमरी सोर्स जो होता है वो वेव फ्रंट्स पैदा करता है, और सेकेंडरी सोर्स जो होता है वो वेवलेट्स पैदा करता है। अब इसके बाद है हमारे पास रे। ठीक है, जैसे आप कहते हो ना रे ऑफ लाइट। देखिए रे क्या होता है, रे होती है लाइन विच represents
line which represents direction of propagation, direction of propagation of wave। जब कोई भी वेव इस तरह से ट्रेवल करती है तो उसका डायरेक्शन बताने के लिए हम एक लाइन बनाते हैं, जिस लाइन को हम कहते हैं रे। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप इसको इस सेंस में ले लें कि सपोज करें ये एक सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, और प्राइमरी सोर्स से इस तरह से वेव्स पैदा हो रही है, और ये वेव फ्रंट्स पैदा हो रहे हैं, और ये वेव फ्रंट्स इस तरह से फैल रहे हैं। ठीक है, ये वेव फ्रंट्स इस तरह से आप कह लें कि ये वेव फ्रंट्स इस तरह से पैदा हो रहे हैं। ठीक है, या कोई ऐसा है जैसे इस तरह से फॉर एग्जांपल के कोई भी इस तरह से कोई सोर्स है जिसमें से लीनियर वेव्स पैदा हो रही है, इस तरह से कि अगर आप कहें कि इसमें से इस तरह से वेव्स पैदा हो रही है, इसमें से अगर इस तरह से वेव्स पैदा हो रही है, सपोज करें इस तरह से वेव्स पैदा हो रही है, तो ये जो इसके लिए अगर हम इस तरह से जो है वो लाइन बनाएं जो हमें बताए, जैसे ये सोर्स है, तो अगर ये हम लाइन बनाएं जिससे हमें पता लगे कि ये वेव फ्रंट इस तरफ फैल रहा है, और यहाँ पे अगर बनाए जिससे हमें पता लगे ये वेव फ्रंट इस तरफ फैल रहा है, कोई भी ऐसी लाइन जो वेव फ्रंट के डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को बताने के लिए ड्रॉ करो तो उसको कहा जाता है रे। जैसे ये होता है, अगर इससे वेव्स निकल रही है तो इसके रेज ये होते हैं। ठीक है, ये रे होता है। रे एक ऐसी लाइन होती है जिससे हमें पता लगता है कि वेव फ्रंट जो होता है वो किस डायरेक्शन में फैल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि वेव फ्रंट के डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दिखाने के लिए, वेव फ्रंट का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दिखाने के लिए जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, उस लाइन को हम कहते हैं कि ये रे होता है। रे हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव बताता है। तो ये हो जाएंगे हमारे पास जो है वो, इसको हम कहेंगे रे बेटा। ठीक है, तो ये रे होता है। तो दो चीजें हुई, एक हुआ वेव फ्रंट और वेवलेट्स, और दूसरा हुआ रे। अब इसके बाद है हमारे पास बेटा टाइप्स ऑफ रे, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स बेटा। अब वेव फ्रंट्स की किस्में होती है। देखिए, पहली इसकी टाइप जो होती है वो ये होती है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट का मकसद है ऐसा वेव फ्रंट जो हर डायरेक्शन में फैले। जैसे सन होता है, सन से लाइट जो होती है वो हर डायरेक्शन में फैलती है। सन एक स्फेयर टाइप की चीज है, उससे जो लाइट निकलती है तो उसके अंदर जो उसके क्रेस्ट और ट्रफ निकलते हैं वो स्फेरिकल शेप के निकलते हैं। तो ऐसा कोई भी सोर्स ऑफ वेव जिसमें निकलने वाली वेव हर तरफ फैले और उसकी स्फेयर की तरफ फैला हो, तो ऐसे वेव फ्रंट को हम कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। जैसे मैं अगर बात कर रहा हूं तो मेरी आवाज हर तरफ फैल रही है, तो मेरे साउंड के जो वेव फ्रंट्स कहलाएंगे वो कहलाएंगे थ्री डायमेंशनल या स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। आप कहोगे कि ये थ्री डायमेंशनल होते हैं, आप कह सकते हैं कि ये थ्री डायमेंशनल होते हैं और ये प्रोपगेट इन ऑल डायरेक्शंस, ऑल डायरेक्शंस हो, और इसके जो रेज होते हैं, रेज आर रेडियल। इसके रेडियल, जैसे ये आप स्फेरिकल वेव फ्रंट कहेंगे, इस सोर्स से ये स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है वो निकल रहे हैं और इसके रेज रेडियल होते हैं। रेडियल का मकसद है लाइक अ रेडियस,
जो रेडियाई होते हैं, अगर सर्किल के रेडियाई बनाओगे तो भी इसी तरह बनेंगे, तो ये लाइक का रेडियाई बनते हैं। और आपको पता है कि रेज एंड वेव फ्रंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। रे और वेव फ्रंट एक दूसरे से हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये वेव फ्रंट है, अगर इस वेव फ्रंट के दरमियान और रे के दरमियान एंगल देखोगे तो ये 90 होगी। और ये वेव फ्रंट जो होते हैं ये प्लेन वेव फ्रंट है। अगर कोई वन डायमेंशनल वेव है तो उसके वन जो होते हैं प्लेन वेव फ्रंट होते हैं, तो ये जो वेव फ्रंट होते हैं इनके दरमियान और रे के दरमियान हमेशा एंगल 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो ये होगा, इस तरह से आप कह सकते हैं सर। तो देखिए ये हो गया हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब दूसरी जो टाइप है हमारे पास इसकी, वो है हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट। देखिए प्लेन वेव फ्रंट किसको कहा जाता है? देखिए प्लेन वेव फ्रंट का मकसद होता है ऐसा वेव फ्रंट जो स्ट्रेट हो। अगर कोई भी प्लेन वेव्स होती है, जैसे अगर प्लेन वेव्स हो, जैसे मैंने ये आपको कहा कि ये वेव्स जो होती है वन डायमेंशनल वेव्स होती है, ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? ऐसी वेव्स को प्लेन वेव्स कहते हैं। जैसे स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स पैदा होती हैं, स्ट्रिंग को अप एंड डाउन मूव करवाते तो वो एक ही डायरेक्शन में जो वेव प्रोपगेट करती है, ऐसी वेव को हम कहते हैं प्लेन वेव। और प्लेन वेव जो होती है उसके अंदर जो वेव फ्रंट्स होते हैं, वो वेव फ्रंट्स जो है वो प्लेन वेव फ्रंट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट्स। ठीक है, तो आप कहोगे कि वन डायमेंशनल वेव फ्रंट, इसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल वेव फ्रंट। ठीक है, और इसके अंदर भी रेज एंड वेव फ्रंट्स, रेज एंड वेव फ्रंट्स आर परपेंडिकुलर विथ ईच अदर। ये जो होते हैं ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, कि प्लेन वेव फ्रंट जो होता है उसके अंदर जो वन डायमेंशनल होता है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, तो ऐसे वेव फ्रंट को प्लेन वेव फ्रंट कहा जाता है। और प्लेन वेव फ्रंट के रेज जो होते हैं वो भी उससे परपेंडिकुलर होते हैं। और ये रेज जो होते हैं, ये जो रेज होते हैं, रेज आर पैरेलल विथ ईच अदर। ये रेज जो होते हैं ये एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। ठीक है, क्यों भाई? तो देखिए ये हो गया हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट। तो ये टाइप्स होती है वेव फ्रंट्स की। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले फिर इंटरफेरेंस की जो है वो बात की गई है। इंटरफेरेंस ऑफ
लाइट की बात की गई है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो होता है वो क्या होता है। देखिए इसके अंदर हम बात करते हैं स्टेबल इंटरफेरेंस की, ठीक है, इसके अंदर हम करते हैं स्टेबल इंटरफेरेंस की। स्टेबल इंटरफेरेंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा कि स्टेबल इंटरफेरेंस कब पैदा होता है। स्टेबल इंटरफेरेंस तब पैदा होता है जब दो मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट वेव्स एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। जब दो मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट वेव्स एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करें तो वो एक दूसरे के साथ जब सुपरपोजिशन करती है तो कभी कंस्ट्रक्टिव करती है कभी डिस्ट्रक्टिव करती है, और वो कंटिन्यूसली एक जैसा होता है। अगर दो वेव्स कंस्ट्रक्टिव कर रही है तो कंटिन्यूसली कंस्ट्रक्टिव करती है, और अगर वो डिस्ट्रक्टिव करती है तो कंटिन्यूसली डिस्ट्रक्टिव करती है। तो ये जो कंटिन्यूसली एक जैसा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो, जो वक्त के साथ तब्दील नहीं होता, ऐसे इंटरफेरेंस को हम कहते हैं स्टेबल इंटरफेरेंस। मींस जिसके अंदर स्टेबिलिटी हो, जो जैसे बीट्स के अंदर हमने देखा था, बीट्स के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, टाइम के साथ खुद कभी कंस्ट्रक्टिव होता है कभी डिस्ट्रक्टिव होता है। स्टेशनरी वेव्स को देख ले, उसके अंदर भी वक्त के साथ खुद ब खुद कभी कंस्ट्रक्टिव होता है कभी डिस्ट्रक्टिव होता है। तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम कहते हैं इंटरफेरेंस इन टाइम। वो स्टेबल नहीं होता। स्टेबल का मकसद होता है जो कंटिन्यूसली एक जैसा हो, कंस्ट्रक्टिव है तो कंस्ट्रक्टिव रहे, डिस्ट्रक्टिव है तो डिस्ट्रक्टिव रहे। और स्टेबल इंटरफेरेंस किसकी रिजल्ट है? रिजल्ट है ऑफ waves two waves having same frequency wavelength, same frequency wavelength and traveling in same direction। ठीक है, अब इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव होता है और डिस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव कब होता है ये चीजें आपको पता है, लेकिन बुक में फिर लिखी हुई है तो ब्रीफली मैं लिख लेता हूं इसको कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब क्रेस्ट फॉल्स ऑन क्रेस्ट और ट्रफ फॉल्स ऑन ट्रफ। तो जो होता है इसको हम कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर वेव्स एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करती है। दो वेव्स जब कंस्ट्रक्टिव करती है तो मिलके एक बड़ी वेव बना लेती है। तो कंस्ट्रक्टिव का मकसद है दो या दो से ज्यादा वेव्स का मिलके एक वेव बनाना, उसको कंस्ट्रक्टिव कहा जाता है। अब कंस्ट्रक्टिव के अंदर एक होता है कंप्लीट। कंप्लीट का मकसद है दो ऐसी वेव्स हो जिनका एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल हो। तो वो दो वेव्स जब कंस्ट्रक्टिव करेंगी तो उनसे जो तीसरी वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड उन दोनों से डबल हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें दो ऐसी वेव्स हो जिनका एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल हो, वो जब एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव करेंगी तो जो न्यू वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड डबल होगा। तो ये जो इंटरफेरेंस होता है इसको कंप्लीट इंटरफेरेंस कहा जाता है, जिसके अंदर कोई भी वेव किसी भी कोई भी दो वेव्स एक दूसरे को जो है वो इस तरह से डबल करती है, या आप कह सकते हैं कि एक दूसरे को कंप्लीटली जो है वो कंस्ट्रक्ट करती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती है, उसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उसके बाद होता है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर ये होता है कि क्रेस्ट फॉल्स ऑन ट्रफ, crest falls on trough and trough falls on crest। इस तरह से होता है कि ये जब इस तरह से क्रेस्ट और ट्रफ आपस में मिलते हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और इसमें भी कंप्लीट होता है कि कंप्लीटली एक दूसरे को वेव्स अगर डिस्ट्रॉय कर दे तो वो होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब लाइट भी इंटरफेरेंस करती है,
इंटरफेरेंस जो होता है वो प्रॉपर्टी या वेव है। ये चीजें हम सब 8 चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर देख चुके हैं बेटा। इंटरफेरेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ वेव। इंटरफेरेंस वेव की प्रॉपर्टी है। कोई भी वेव हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, सब की सब वेव्स इंटरफेरेंस करती है। अब ये जो प्रॉपर्टी ऑफ वेव है, तो अगर हम देखते हैं तो लाइट जो होती है ये भी वेव है और लाइट ट्रांसवर्स वेव है। लाइट इज ट्रांसवर्स वेव, लाइट ट्रांसवर्स वेव है। अब लाइट का अगर इंटरफेरेंस होता है तो लाइट जो होती है ना वो अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बनी हुई है। अब अगर लाइट का इंटरफेरेंस होता है, दो वेव्स आपस में मिलती है, तो उसके नतीजे में कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव होता है। जो आगे हम एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर यही है कि दो वेव्स मिलके कंस्ट्रक्टिव भी करती है लाइट की और दो वेव्स मिलके डिस्ट्रक्टिव भी करती है। तो लाइट अगर इंटरफेरेंस करती है तो उसका किस तरह से होता है? देखिए, लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है। जब लाइट इंटरफेरेंस करती है ना, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स जब आपस में इस तरह से मिलती हैं कि उनका डायरेक्शन सेम होता है, तो वो दोनों मिलकर एक दूसरे को स्ट्रांग बना लेती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को स्ट्रांग बनाती है। और जब मैग्नेटिक फील्ड्स का डायरेक्शन सेम होता है तो वो भी एक दूसरे को स्ट्रांग बनाती है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को स्ट्रांग बनाए, मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को स्ट्रांग बनाए, तो ये लाइट का कंस्ट्रक्टिव बनता है। और ऐसी सिचुएशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे से अपोजिट हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे से अपोजिट हो जाए, तो वेक्टर जब एक दूसरे से अपोजिट होते हैं तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आप कहोगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। और स्टेबल इंटरफेरेंस जो होता है, स्टेबल इंटरफेरेंस is a result of monochromatic and coherent लाइट। मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट का मकसद है सिंगल फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की सिर्फ बेसिक्स दो तीन आज करते हैं, बाकी टाइम हो गया, आगे जो उसकी डिटेल्स इंशाल्लाह कल करेंगे। अब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है बेटा? सिर्फ इसकी एक दो पॉइंट्स में लिखता हूं, डिटेल में इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। देखिए, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दुनिया का वाहिद एक्सपेरिमेंट है, सॉरी दुनिया का पहला एक्सपेरिमेंट है जिसने लाइट को एज अ वेव एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। कल हमने डिस्कस किया था कि न्यूटन और हाइगन जो थे उनकी दो थ्योरीज एक साथ एग्जिस्ट करती थी। न्यूटन कहता था कि लाइट की नेचर पार्टिकल है और हाइगन कहता था कि लाइट की नेचर वेव है। और हमने उसके बाद डिस्कस किया था कि दोनों थ्योरीज के अंदर बेसिक डिफरेंस ये है कि न्यूटन की थ्योरी कहती थी कि लाइट पार्टिकल नेचर रखती है और उसकी स्पीड डेंसर मीडियम के अंदर ज्यादा होती है, जबकि हाइगन के मुताबिक लाइट जो होती है वो वेव है और मैकेनिकल वेव है, इसकी स्पीड रेयरर मीडियम के अंदर ज्यादा होती है। ये बुनियादी डिफरेंस था। लेकिन न्यूटन की थ्योरी को ज्यादा माना जाता था इसलिए कि न्यूटन की रेपुटेशन ज्यादा थी एज कंपेयर टू हाइगन, इसलिए उसको कंसीडर नहीं किया जाता था। और हाइगन की थ्योरी के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो मसले थे। मसला ये था कि उसकी थ्योरी के अंदर मैकेनिकल वेव कंसीडर किया गया था लाइट को, और मैकेनिकल वेव बगैर मीडियम के ट्रेवल करके सन से अर्थ तक पहुंचने का एक बड़ा मसला था कि अगर लाइट को मैकेनिकल वेव मान लेते तो पहुंचती कैसे। ठीक है। तो ये बड़े मसले थे जिनको मानना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया
और उसके अंदर ये प्रूव हो चुका कि लाइट इंटरफेरेंस करती है, तो हाइगन की थ्योरी को मानना पड़ा कि लाइट वेव है, और न्यूटन की जो थ्योरी है वो खत्म हो गई, जिसको वापस जो है वो न्यूटन की थ्योरी को जिंदा आके किया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर। तो ये एक्सपेरिमेंट इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इसने एक बड़ा जो है वो तनाजा था जो थ्योरीज के अंदर, जिसके अंदर लाइट को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा था, उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सॉल्व किया था। उसके बाद आपको पता है कि अल्लाह ने हिस्ट्री जो है वो देखी है कि उसके अंदर फिर तनाजा जो है वो वापस आ गया मुख्तलिफ चीजों पे। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर आप कहेंगे कि प्रूव्ड वेव नेचर ऑफ लाइट, इसने वेव नेचर ऑफ लाइट प्रूव की। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट जो होता है ये वेव नेचर के बारे में। ठीक, कल इंशाल्लाह इसकी डिटेल से डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर इसकी इक्वेशंस वगैरह करेंगे। अब आपकी क्लास है बेटा, जाना नहीं है, आपकी क्लास है। ठीक है।